गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में ही इंटरेस्टिंग बुक्स है बीएससी पार्ट फर्स्ट की बायोलॉजी की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं आपको बॉटनी के बारे में पढ़ाऊँगी और मैं खुद जो है, मेरा नाम है डॉक्टर पिंकी सैनी। मैं आपको बॉटनी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिसमें से अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पहले मैं आपको पेपर का नाम बता देती हूँ, पेपर का नंबर। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पेपर के नाम की। पेपर का जो नाम है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी के साथ ही क्या है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बीएससी पार्ट फर्स्ट है। पेपर के नाम की बात करें, पेपर के नंबर की बात करें तो ये है पेपर नंबर फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। यानी कि पहले पेपर के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी। सेल मानी कोशिका, बायोलॉजी मानी जीव विज्ञान, कोशिका की विज्ञान, जिसके अंदर हम पूरी कोशिका पढ़ेंगे कि एक कोशिका अपना विभाजन करके दूसरी कोशिका किस प्रकार से बनाती है, और दूसरी कोशिका अगर उसने बनाई तो क्या उसके अंदर पहली कोशिका के जितना ही उसके अंदर साइटोप्लाज्मा है, पहली कोशिका के समान ही न्यूक्लिक एसिड है, या फिर वो विभाजन करी तो किस लिए करी। विभाजन उसने केवल अपनी वृद्धि के लिए करी, या फिर वह विभाजन अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो हर जीव जो है अपनी कोशिका के अंदर वृद्धि किसके लिए करता है, अपने जनन के लिए करता है। और कोशिका अपना विभाजन किस लिए करती है, अपनी वृद्धि और अपने जनन के लिए करती है। तो सेल बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर केवल सेल से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक्स, जिसको कहते हैं आनुवंशिकी, कि हर एक कोशिका का अपना एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। उस आनुवंशिक पदार्थ को क्या करता है, वो जब अपना विभाजन करता है तो दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र कर देता है। वो पूरी डिटेल हम किस में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और लास्ट दो यूनिट हैं आपके सिलेबस में, वो किससे रिलेटेड है, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट का हिंदी होता है पादप, ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। पादप में क्या करवाना है, प्रजनन करवाना है, मतलब अच्छी से अच्छी वैरायटियाँ क्या करनी है, उनकी तैयार करनी है। तो वो क्या कहलाता है, पादप प्रजनन। आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके अंदर किससे रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है अपना सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के बारे में जो है एक बार अपन इसके अंदर बात करते हैं, सेल डिवीजन होता क्या है। मैं टॉपिक लिख देती हूँ आपके लिए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन। पहले कोशिका विभाजन समझा देती हूँ कि कोशिका विभाजन होता क्या है। हर एक जीव इनिशियल स्टेज में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिकीय। हर एक जीव पहले क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। जैसे मैं इसको डायग्राम से समझाऊं, ये बनाई मैंने एक कोशिका। हर एक कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हर एक कोशिका के अंदर उसका साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा। एक कोशिकीय कोई जीव रह नहीं सकता। कुछ जीव होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स, वो एक जीवी होते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है, तब उसको क्या बनना पड़ेगा, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर पोजीशन में आना पड़ेगा, बहुकोशिकीय अवस्था में आना पड़ेगा। और वो बहुकोशिकीय अवस्था किसके कारण होगी, जब ये कोशिका अपना डिवीजन करेगी। और जब ये कोशिका अपना रेगुलर डिवीजन करती है
तो क्या उत्पन्न हो जाती है? बहुकोशिकीय अवस्था। क्या उत्पन्न हो जाती है? बहुकोशिकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए ये बनाई मैंने, एक कोशिका थी, उसने अपना विभाजन किया, तो जब इसने अपना विभाजन किया तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? बहुत सारी कोशिकाएं बनी। तो जीव कैसा हो गया? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर सेल। तो डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं? वे जीव जिनका शरीर यानी कि जिनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है? एक कोशिका से बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और वे जीव जिनकी कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं या जिनकी बॉडी बहुकोशिकीय होती है, उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव। तो जो एक कोशिकीय है उसकी पूरी लाइफ साइकिल किस में कंप्लीट हो जाती है? उसी एक कोशिका में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जिनकी बॉडी बहुकोशिकीय है उनकी पूरी लाइफ साइकिल किस में कंप्लीट होती है? बहुकोशिकीय अवस्था में ही कंप्लीट होती है। लेकिन एक कोशिकीय हो जीव चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, लेकिन प्रत्येक कोशिका वही जीवित कोशिका होगी जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा उसमें? न्यूक्लियस। और क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक उसके अंदर साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होगा, तभी वो कोशिका जीवित कोशिका होगी। और ये जीवित कोशिका एक कोशिकीय जीव का निर्माण करती है। और जब यही पोजीशन बहुकोशिकीय अवस्था में होती है तो वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो कोई भी कोशिका जब अपना विभाजन करेगी तो उसके लिए किनका विभाजन जरूरी है? जब एक कोशिका अपनी कोशिका में ग्रोथ करेगी तो किसका विभाजन जरूरी है? एक तो उसके न्यूक्लियस का और दूसरा उसके साइटोप्लाज्मा का। ये दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए एक इंडेक्स याद किया जाता है। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसी के नाम से जाना जाता है उसको, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या? इसके बारे में आगे समझाती हूँ मैं थोड़ा सा। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स आईपी क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स एनपी। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स NPI। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जब एक कोशिका अगर है और वो अपनी ग्रोथ करती है या फिर वो अपना जनन करती है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? जनन करने के लिए उसके अंदर एक न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है और एक साइटोप्लाज्मा का होना ज़रूरी है। इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? न्यूक्लियस के खुद का आयतन और साथ में साइटोप्लाज्मा का आयतन। तो दो टर्म यूज की जाती हैं। क्या? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से शो करते हैं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ सेल। तो अब बात करते हैं अपन इसमें इसके फॉर्मूले के बारे में कि इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो एक लिखते हैं Vn और एक लिखते हैं Vc, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म किसका होता है? सेल का होता है। तो क्या लिख देते हैं इसको? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरीके से जो है हम इसके लिए एक फॉर्मूला पुट करते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर उसके न्यूक्लियस और उसकी सेल के साइटोप्लाज्मा के लिए एक फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। क्या?
NP इक्वल टू VN ऑब्लिक VC माइनस VN, VN ऑब्लिक VC माइनस VN। यहाँ VN का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और VC का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि उसकी सेल का वॉल्यूम और उसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी एक कोशिका के अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियस है वो, और उस कोशिका के न्यूक्लियस के चारों ओर जो उपस्थित साइटोप्लाज्मा है उसके लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है, और उस इंडेक्स के द्वारा उसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इन सब को देखने के लिए कि प्रत्येक कोशिका किस तरीके से जो है वो अपने कोशिका का विभाजन करती है, विभाजन कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसको अपनी सेल साइकिल की ज़रूरत होती है। जो वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल, जो आपने छोटी क्लासों में सुना भी होगा, लेकिन उसके बारे में बहुत डिटेल से देखते हैं आज अपन कि सेल साइकिल होती क्या है। सेल की साइकिल, सेल मानी कोशिका, साइकिल मानी चक्र। एक कोशिका का चक्र जो है, उसके जीवन का चक्र किस तरीके से पूर्ण होता है। आज उस कोशिका ने जन्म लिया, कुछ टाइम बाद में वो विभाजन करेगी, विभाजन के समय उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे हुए, वो सब क्या कहलाता है, जीवन कोशिका का चक्र। जैसे हमारा जीवन चक्र चलता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी जो सेल होती हैं उनका भी एक चक्र चलता है। वो चक्र क्या कहलाता है, सेल साइकिल, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो सबसे पहले चलते हैं कि कोशिका के चक्र को जो है मेन रूप से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट होता है उसकी इंटरफेज, एक पार्ट होता है इंटरफेज, और दूसरी पार्ट होता है इसका एमफेज। एमफेज आगे बात करते हैं अपन इंटरफेज की। जो इंटरफेज है इसको और डिवाइड कर दिया जाता है। इंटरफेज जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट होता है उसका G1, दूसरा पार्ट होता है उसका S, और तीसरा पार्ट होता है उसका G2, G1 S G2। और एमफेज जो है वो चार में डिवाइड कर दी जाती है, जिसमें से एक होता है उसका प्रोफेज, एक होता है उसका मेटाफेज, और एक होता है उसका एनाफेज, और एक होता है उसकी टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये तो चार होती हैं फेज। और बाकी जो इंटरफेज होती है, जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है, इसको हम प्रोबायोटिक फेज भी कहते हैं या बायोमेटिक फेज भी कहते हैं। इसमें होती है G1, S और G2। मैं आपको एक बार इसको डायग्राम से समझाती हूँ। पहले एक बार डायग्राम से समझाती हूँ आपको इसको कि ये चार फेज जो हैं वो किस तरीके से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और अपने विभाजन करती है। जैसे ये बनाई मैंने पूरी साइकिल। इस साइकिल में मैंने बनाई ये पार्ट कि लगभग 25% में तो होता है एमफेज, और बाकी सब के अंदर होती है इसकी G1, S और G2। तो इन तीनों को क्या कहते हैं, इसकी इंटरफेज, जिसमें से इसको क्या लिखते हैं G1, ये होती है S,
ये होती है इसकी G2 और ये होती है इसकी M फेज। जैसे अपन इसको डायग्राम से बनाएं, यहाँ से यहाँ तक की जो फेज है वो क्या है, इसकी G2 फेज है। ये G2 फेज और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये है इसकी M फेज। ये है G2 फेज। ये अब अपन बात करते हैं इसकी, ये पूरी फेज है इसकी S फेज, सिंथेसिस फेज, और ये है इसकी पूरी M फेज। अब अपन बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। G1 जो फेज है ये होती है 30 से 40% पूरी लाइफ साइकिल में से। जैसे मान लो किसी की लाइफ साइकिल में 100 मिनट लगती हैं, तो उनमें से 30 से 40% जो टाइम होता है वो किस में लगता है, G1 फेज में लगता है। और 30 से 50% जो टाइम है वो किस में लगता है, G2 फेज में। और 10 से 25% किस में लगता है, G2 में। और जो M फेज है उसमें तो मात्र 5 से 10% टाइम ही लगता है। यानी किसी सेल की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम का 30 से 40% G1 फेज में होता है, 30 से 50% S2 फेज में होता है, S फेज में होता है, और 10 से 25% उसके G2 फेज में होता है, और 5 से 10% उसकी M फेज में होता है। पहला पॉइंट याद रखने वाला। दूसरा पॉइंट कि जो G1 फेज है ये किसका निर्माण करती है, केवल आपको ये पॉइंट याद रखना है, रॉ मटेरियल किसका निर्माण करती है, रॉ मटेरियल का निर्माण करती है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोशिका जब अपना विभाजन करती है तो उसको क्या चाहिए, साइटोप्लाज्मा चाहिए। तो साइटोप्लाज्मा के लिए जो आवश्यक वाटर हैं, मिनरल्स हैं, आनुवंशिक पदार्थ अगर हैं, तो वो अपना विभाजन करने के लिए उसको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए। और अगर डीएनए है तो डीएनए में जैसे नाइट्रोजन क्षारक हैं, प्रोटीन हैं, फॉस्फेट शुगर हैं, वो सब रॉ मटेरियल जो हैं वो किस फेज में सिंथेसिस होते हैं, G1 फेज में सिंथेसिस होते हैं। और S फेज में उनके सबके संश्लेषण की क्रिया होती है, उनके सबके सिंथेसिस की क्रिया होती है, और उसके सिंथेसिस से क्या हो जाते हैं, जितने ये रॉ मटेरियल थे ये यहाँ पक जाते हैं। इस स्टेज में आकर के ये सब रुक जाते हैं। मतलब कोई भी सेल जो है वो अब अपना ना सिंथेसिस करेगी ना रॉ मटेरियल बनाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएंगे। केवल क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। वो भी कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनाएंगे, ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब तक इस सेल के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बनेगी तब तक उसके अंदर एम फेज जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो एम फेज के इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। और उस ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सी स्टेज में होता है, G2 स्टेज में होता है। अब मैं आपको इसको एक बार उसमें दिखाती हूँ गूगल पे। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर
ये पूरी जीवन फेज है, सेल की ग्रोथ की फेज है, ये पूरे डीएनए के सिंथेसिस की फेज है। अपन बात करते हैं G2 की, तो ये जो माइटोसिस डिवीजन होगा उसकी प्रोफेज है। इस G2 फेज के अंदर किसका संश्लेषण होता है? प्रोटूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी G2 के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जैसे इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो क्या शुरू हो जाता है? माइटोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है। और माइटोसिस की क्रिया में भी पहले क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। तो G1 फिर S फिर G2, तो ये तीनों तो क्या कहलाती हैं? इंटरफेज स्टेज कहलाती हैं। इसके बाद में जो एम फेज आती है उसके अंदर होती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के बाद में उसके साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्मा का डिवीजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस की जो क्रिया होती है, इस कैरियोकाइनेसिस की क्रिया में किसका डिवीजन होगा? केवल कोशिका के साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा। अब अपन चलते हैं वापस उसी टॉपिक पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इसकी G1 फेज की। अब मैं बात करती हूँ G1 फेज की, तो लिख देती हूँ इसको इंटरफेज। इंटरफेज में भी नंबर फर्स्ट जो है वो कौन सी फेज है? G1 फेज। इस G1 फेज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट्स क्या है कि इसके लिए किसकी ज़रूरत है? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल, कच्चे आनुवंशिक पदार्थ की ज़रूरत होती है। कच्चे आनुवंशिक पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे डीएनए के प्रिपरेशन के लिए किसकी ज़रूरत है? नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन क्षारक की। नाइट्रोजन क्षारक के अलावा फॉस्फेट की, इसके अलावा पेंटोज शुगर की। इन सब का फॉर्मेशन वैसे ही आरएनए के संश्लेषण के लिए जिन आनुवंशिक पदार्थों की ज़रूरत है, जैसे उसके अंदर जो है पेंटोज शुगर चेंज हो जाती है और बाकी ये एज इट इज़ रहते हैं, तो वही नाइट्रोजन क्षारक और वही जो है फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर की जगह उसके अंदर नाइट्रोजन और जो एमाइन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है। तो इन सब का संश्लेषण किस में होता है? G1 फेज में होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस फेज को सेल ग्रोथ फेज कहते हैं। इस फेज को क्या कहते हैं हम? सेल ग्रोथ फेज। कौन सी होती है? ये सेल की वृद्धि की अवस्था होती है, जिसके अंदर कोशिका के लिए जितने भी आनुवंशिक पदार्थ की या फिर कोशिका के स्वयं के साइटोप्लाज्मा की आवश्यकता होती है, वो पूरा क्या करता है? अपनी ग्रोथ करता है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट फेज नंबर 2। नंबर 2 की बात करते हैं अपन इसमें एस फेज। नाम से पता चल रहा है क्या होगा? सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा। सिंथेसिस फेज, यानी कि जो इसके अंदर G1 फेज के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ के लिए रॉ मटेरियल बने हैं, अब वो सब क्या करेंगे? इसके अंदर अपना संश्लेषण करेंगे, अपना सिंथेसिस करेंगे। और जैसे ही वो अपना संश्लेषण स्टार्ट करते हैं तो इनके संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता है? इन रॉ मटेरियल की। जैसे ही ये रॉ मटेरियल क्या आते हैं? ज़रूरत के टाइम इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे डीएनए की बात करूँ मैं, तो डीएनए का क्या होगा? सिंथेसिस होगा। अब डीएनए के सिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत है? रेप्लिकेशन। किसकी ज़रूरत है? रेप्लिकेशन की ज़रूरत है।
तो रेप्लिकेशन की क्रिया और डुप्लीकेशन की क्रिया, रेप्लिकेशन की क्रिया, डुप्लीकेशन की क्रिया, ये सब किस में कंप्लीट होती हैं? एस फेज में, इस सिंथेसिस वाली फेज में क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ये सिंथेसिस फेज जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि ये सिंथेसिस वाली जो फेज है ये 30 से 50% टाइम इन लाइफ साइकिल, टाइम इन लाइफ साइकिल, यानी कि अपने लाइफ साइकिल का जो है 50% टाइम जो है वो किस में लगता है? इसी स्टेज में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि जो थर्ड पॉइंट आता है इसका G2 फेज। पॉइंट 3 G2 फेज। G2 फेज का मतलब होता है गैप सेकंड गैप। पहला गैप लगा, गैप के जस्ट बाद में सेल ने अपना विभाजन किया, विभाजन करने के बाद में फिर गैप मिला, यानी कि गैप जंक्शन सेकंड। G2 प्रावस्था, G2 जो प्रावस्था होती है वो बहुत कम टाइम लेती है। बहुत कम का मतलब इस फेज का तो कम होता है, इस फेज का मतलब G1 और S से तो कम होता है, लेकिन N फेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर लगभग टाइम लगता है 10 से 25%। संपूर्ण लाइफ साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट होती है उसमें से 10 से 25% टाइम तो केवल किस में लगता है? G2 अवस्था के अंदर लगता है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो क्या है इसमें पॉइंट, कि जो आनुवंशिक पदार्थ था जो एस फेज में संश्लेषित हुए हैं उनका डुप्लीकेशन, यानी कि DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन, DNA डुप्लीकेशन क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। DNA डुप्लीकेशन क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। जैसे DNA डुप्लीकेशन की प्रोसेस रुक जाती है, चाहे DNA का संश्लेषण हो इसमें और चाहे RNA का संश्लेषण हो, चाहे न्यूक्लियस का संश्लेषण हो, वो सब क्या होंगे? रुक जाते हैं। DNA, RNA इन सब का संश्लेषण क्या होता है? रुक जाता है। और केवल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आता है क्या? प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जब ये पूरी प्रोसेस रुक जाती है, जब ये पूरी प्रक्रिया रुक जाती है तब इसके अंदर किसका सिंथेसिस शुरू हो जाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ट्यूबुलिन प्रोटीन अपना सिंथेसिस शुरू कर देती हैं तो किसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है? इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ ही एम फेज का, इसका संश्लेषण शुरू हो जाता है। एम फेज का संश्लेषण शुरू हो जाता है, यानी कि माइटोसिस से क्या शुरू हो जाता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन जो है वो इसके अंदर शुरू हो जाता है।
जैसे ही समसूत्री विभाजन शुरू होता है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना बंद हो जाती है और ये क्रियाएं भी रुकी हुई रहती हैं।